गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और इसी कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए होगा आपका, है ना। और क्लास 12 में आपने सॉल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा। सॉल्यूशन मतलब हिंदी में इसको बिलियन बोलते हैं। तो बिलियन चैप्टर आपका पहला चैप्टर है। सीबीएसई अगर मीडियम के बच्चे हैं तो पहला चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये ऑस्मोसिस प्रासरण किसको बोलते हैं, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से उसको लिख पाए एग्जाम में, है ना। तो ऑस्मोसिस का जो कंसेप्ट आया था, ऑस्मोसिस में होता क्या एक्चुअली देखिए। तो ऑस्मोसिस में हम लोग ये बोलते हैं कि जब कभी भी, है ना, जब कभी भी सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट जिसको विलायक बोलते हैं, यानी विलायक का फ्लो, फ्लो का मतलब बहाव बोल सकते हैं हम। सॉल्वेंट का फ्लो अगर कभी भी, है ना, सॉल्वेंट का फ्लो अगर कभी भी लोअर कंसंट्रेशन से, इस कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, लोअर कंसंट्रेशन से अगर हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, लोअर कंसंट्रेशन से अगर हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है तो उसको आप क्या बोलिएगा, ऑस्मोसिस बोलिएगा। इतना समझ में आया। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कभी भी सॉल्वेंट, जब कभी भी सॉल्वेंट अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर अगर फ्लो कर रहा है, सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहा है, कौन फ्लो कर रहा है याद रखना, सॉल्वेंट का बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। सॉल्वेंट केवल फ्लो करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर अगर फ्लो कर रहा है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम लोग इसको तीन तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे और भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन तीन तरीका आपको बता देना यहाँ पे। अगर सॉल्वेंट का फ्लो हम लोग बोले, सॉल्वेंट का फ्लो यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट का फ्लो अगर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो अगर बोलेंगे सॉल्यूट का, है ना, सॉल्यूट का जिसमें क्या हो, कम कंसंट्रेशन हो, कम कंसंट्रेशन यानी कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, अधिक सांद्रण की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और आपको याद रखना ये जब ये तीनों ही फेनोमेनन में हम लोग यूज करेंगे एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है इसी के, ये एक झिल्ली होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये झिल्ली क्या होता है, ये केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देता है। जनरली वो विलायक के अणु को ही अपने में से पास होने देगा, विलय के अणु को पास होने नहीं देता है। ठीक है, अब इस ऑस्मोसिस को मान लीजिए हमको पढ़ना है, तो इस ऑस्मोसिस को जो सबसे पहला ऑब्जर्व किसने किया था, तो इसको सबसे पहला ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट का नाम याद रखना है एबे नॉलेट, है ना। इन्होंने 1748 ईस्वी में इसको सबसे पहला देखा था। और साथ ही साथ इनका जो ये ऑस्मोसिस जो वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया बाबू, ग्रीक वर्ड से आया है, ऑस्मोस, है ना, ऑस्मोस। ठीक है, ऑस्मोस नाम तो अच्छा है। ऑस्मोस का मतलब होता है टू पुश, टू पुश। इतना चार आप लिख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको और अच्छे ढंग से अगर हमको बताना है, मान लीजिए हम भूल गए हैं, तो आप इसको डिफाइन तो कर ही सकते हैं, आगे डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। इसको शॉर्टकट एक ट्रिक बता देते हैं आपको। आपको याद रखना है लहू, है ना। कैसे याद रखना है, लहू, ल मतलब यहाँ एल से ल हो गया, एच से ह, और ये वाला ऊ हो गया। ठीक है, तो इससे याद कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका डिफिनेशन पे अगर आ जाते हैं हम लोग, तो ऑस्मोसिस को क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो अभी हम लोग उधर बोले हैं उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है।
कि ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट, देखिए ध्यान से रखना, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं लिख के आ जाना है, मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट पास फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसेंट्रेशन भाई डायल्यूट सॉल्यूशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन थ्रू क्या बोला, एक सेमी थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है, बताए है ना, जिसमें क्या होता है केवल एक ही प्रकार के कंपोनेंट पास हो सकते हैं और वो जनरली क्या होते हैं, तो वो विलायक कंपोनेंट होते हैं, यानी जेल होता है ना, जेल अगर बात की हम लोग, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, ऑस्मोसिस बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं, है ना, प्रासरण हिंदी में उसका नाम है। तो प्रासरण एक विशेष तरह की विसरण प्रक्रिया है, यह तब होती है जब दो अलग अलग सांद्रता के घोलों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में विलायक अणु कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। तो आपका हिंदी का भी डिफिनेशन हो गया, इंग्लिश का भी डिफिनेशन होगा, आप जिस मीडियम के हैं उस मीडियम में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एक पीछे पिक्चर दिखाया गया था, उस पिक्चर पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझने में और आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किशमिश के किशमिश 4-5-6 पीस लिया गया है, 4-5 टुकड़ा लिया है किशमिश का, उस किशमिश को यहाँ पे देखिए आपको पानी में घुलाया गया है, यहाँ पे पानी में, ठीक है, पानी में डाल दिया गया है। तो थोड़े समय के बाद ये हम लोग क्या करते हैं, रात में डाल देते हैं और जब सुबह देखते हैं तो सुबह इसका क्या हो देखते हैं, ये किशमिश फूल जाता है, स्वेलिंग कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जिसको वाटर का मॉलिक्यूल बोल रहे हैं हम लोग, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस किशमिश के अंदर चला गया। तो ये सॉल्वेंट है और ये एक तरह का कंसंट्रेटेड एरिया है, यानी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आप लोअर कंसंट्रेशन एरिया और इसको बोल सकते हैं हायर कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है। तो जब कभी भी सॉल्वेंट का फ्लो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है तो इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं, और ये वाला कहानी इसी में हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। तो प्रासरण को समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को। अब यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली एक अवरोध होता है जो केवल कुछ अणुओं या आयनों को ही उसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है, ठीक है। उपसर्ग अगर बात करें तो अर्ध का अर्थ ही होता है कुछ या आंशिक, और पारगम्य का अर्थ होता है गुजरना, मतलब कुछ को ही गुजरने देता है ये, ठीक है, एक तरह का गार्ड बैठा हुआ है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप जब देख रहे हैं तो इसमें केवल पास कौन हो रहा है बाबू, वाटर, और कौन पास नहीं हो पा रहा, वाटर Na+ नहीं पास हो रहा है, Cl- नहीं पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड करने का मतलब सेल के अंदर का पार्ट, ठीक है, और यहां से केवल कौन अंदर बाहर जा पा रहा है, देखिए वाटर का मॉलिक्यूल ही अंदर बाहर जा पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, सेमी परमेबल एक तरह का यहाँ पे गार्ड हो गया, ये गार्ड का काम कर रहा है, ठीक है। ये गार्ड क्या करता है, तो केवल एक ही प्रकार के कणों को या पार्टिकल्स को अपने से गुजरने देता है, ठीक है। अच्छा अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, तो ईटीजे लिख सकते हैं आप, ईटीजे selective membrane, it is a selective membrane which can allow only one type of component, which can allow only one type of component for passing through itself, माने अपने में से होकर केवल एक ही आदमी को पास करने का अनुमति देगा, ठीक है। एक ही प्रकार के कणों को अलाउ करेगा, बाकी सारे को अलाउ नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अगर कहानी बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी दो तरह के होते हैं, याद रखना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल वाला, है ना, नेचुरल वाला, एक को हम लोग बोलेंगे नेचुरल, नेचुरल आप बोल सकते हैं इसको नेचुरल, नेचुरल एसपीएम, और एक को बोल सकते हैं आप आर्टिफिशियल एसपीएम, ठीक है, आर्टिफिशियल एसपीएम,
तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे नेचुरल में क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, यहाँ पे जो बात किया गया है कि एनिमल का जो मेम्ब्रेन्स होगा, एनिमल्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एनिमल के मेम्ब्रेन कहने का मतलब जैसे हो गया गोट या पिग, कलर चेंज कर लेते हैं हम, गोट जिसको बकरी बोलते हैं, गोट या पिग का जो ब्लेडर होता है वो नेचुरल आपका बोल सकते हैं एनिमल का मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा जो प्लांट का सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट का सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी एसपीएम की तरह ही काम करता है। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, तो आर्टिफिशियल को बनाने के लिए हम लोग एक करते हैं कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और एक K4FeCN6 है ना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे, तो इससे ये कंपाउंड बनता है जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रॉग का स्किन इज ऑफन यूज्ड एज ए सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है ना। सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज सेलोफेन मेम्ब्रेन मेड विथ पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीयूरेथेन और पॉलीट्राइफ्लोरोक्लोरोइथिलीन सेलेक्टिव ट्रांसमिट वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक तरह का यहाँ पे दिखाया गया है ना कि ये जो सिंथेटिक वाला है, जो आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, किससे बना होता है, तो इतने सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तब जाके वो एक अच्छे मेम्ब्रेन की तरह काम कर पाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा फ्रॉग का स्किन भी है ना, हमारा स्किन एक्चुअली उस तरह का बेटर अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे पसीना निकलता है तो NaCl भी निकल जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप बोल सकते हैं उस तरह का प्रेशर है, इट इज ए प्रेशर, ठीक ना, इट इज ए प्रेशर विच इनहिबिट द फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। इसका मतलब आपको समझ में आया, अगर इनहिबिट द फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का जो फेनोमेनन हो रहा था, ऑस्मोसिस का फेनोमेनन में क्या हो रहा था, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। तो इसको अगर रोकने के लिए जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन एक तरह का प्रेशर लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाय पाई, है ना, इसको पाई से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, और पाई देखा गया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। सी का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है बाबू, कंसंट्रेशन होता है। और इस कंसंट्रेशन को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, याद रखना है, मोलरिटी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको जब कभी भी हम लोग जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे दो तरह के कांस्टेंट आते हैं, CRT। ठीक है, सी का मतलब फिर से हम बोल रहे हैं, सी का मतलब क्या है, तो आप इसको MRT भी लिख सकते हैं, एम का मतलब मोलरिटी। अब मोलरिटी को फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला बन गया। इस NB को और आगे भी आप तोड़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं WB/MB। वॉल्यूम अगर ml में दिया रहेगा तो ऊपर 1000 कर देना है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला आपको यूज करेंगे बहुत सारा, जब क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो 3 तरह का। पहला सॉल्यूशन का नाम क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा का नाम लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा का नाम सॉल्यूशन का याद रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो जब कभी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए दूसरे से, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक। जब कभी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको आइसोटोनिक। और जब कभी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, इस केस में जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक हो गया। हमारे बॉडी में जो इंट्रासेलुलर इंजेक्शन जो दिया जाता है या फिर जो सेलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, तो सेलिनेशन में 0.9% NaCl वाला ही हमारे बॉडी में जो पानी बोलते हैं ना, पानी चढ़ रहा है, तो पानी के अंदर यही कंसंट्रेशन रहता है। और हमारे वेन्स में भी यही कंसंट्रेशन रहता है, 0.9% NaCl।
ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन चढ़ा रहे थे तुम लोग? हम लोग अपने ऊपर चढ़ाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, इसीलिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, लोअर से हायर पढ़े ही हम लोग। तो इस तरह से 3 तरह के सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, जब कभी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए अपने रेस्पेक्टिव दूसरे सॉल्यूशन से, तो उसको हाइपरटोनिक, कम हो जाए तो हाइपोटोनिक, और जब दोनों का बराबर होगा तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, अगर रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, तो आप देखिए नाम से पता चल रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, माने ऑस्मोसिस का रिवर्स फेनोमेनन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था बच्चों, याद होगा आपको, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था। यानी यहाँ पे क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही पॉसिबल है क्या, नहीं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगाया जा रहा है इस क्रिस्टल फनल पे, है ना। इधर साइड से लगाया जा रहा है सॉल्यूशन साइड से। जब सॉल्यूशन साइड से हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो इधर का जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, इधर सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपको दोनों का पता होगा, तो इधर वाला जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या हो रहा था, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आ रहा था, लोअर कंसंट्रेशन इधर था, इधर हायर था। अब क्या है, हायर से लोअर में जा रहा है। कैसे, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस का रिवर्स फेनोमेनन होता है। इसमें कैसे करते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे ही बोला जाता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है सॉल्यूशन साइड से। अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो यह कैसा प्रोसेस है, यह एक जल शोधन प्रक्रिया है, मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन का मेथड होता है। बहुत सारे कंट्री में इसका यूज किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, जो भी कंट्रीज जिसके नजदीक पे सी सोर्स है, यानी समुद्र का लास्ट वाला जो समुद्र का लास्ट बोल रहे हैं हम, समुद्र का जो लास्ट वाला जो सीमा रहता है, जहाँ पे जल का छोर है ना, जैसे हम लोग का भारत में मुंबई वगैरह हो गया, सी कोस्टल रीजन, है ना, समुद्र के तट के नजदीक रहने वाले। तो उसी तरह समुद्र के तट के किनारे में बहुत सारे कंट्री इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें पानी को क्या करते हैं, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, दबाव के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। यह प्रक्रिया जो होता है प्राशन के विपरीत है, जिसमें जल का कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्राकृतिक रूप से प्रवाह होता है। ये तो आपका प्राकृतिक रूप से जैसे कम से होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दैट यूजेज प्रेशर टू फोर्स वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेशर लगाएंगे वाटर के साइड से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, है ना। तो दिस प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस, विच इज द नेचुरल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सॉलिड कंसंट्रेशन। अब ये कैसे वर्क करता है, तो वर्क करने के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। जैसे ये जो यहाँ पे एक नीचे आपको जो इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे भी इस चीज को क्लियर करने की कोशिश, जैसे यहाँ पिस्टन लगाया गया, इस पिस्टन पे हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगा रहे हैं। ये पूरा सॉल्ट का वाटर है, तो सॉल्ट का वाटर ये क्या है, एक एसपीएम है, सेमी परमेबल। इसमें से केवल कौन पास कर सकता है, तो इसमें पता आपको सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास कर सकता है। तो इधर से जितना सॉल्ट वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इधर आ गया, तो ये बन गया फ्रेश वाटर, और इस फ्रेश वाटर का यूज करके हम लोग यूज करते हैं, वाटर आउटलेट के थ्रू निकाल लिए बाहर, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब सी का वाटर जो होता है, सी के वाटर में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, तो उस मिनरल्स को हम लोग कितना क्वांटिटी में रहता है, और उस चीज को भी यहाँ पे एक स्लाइड में देख लेंगे, आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आयंस है, और ये पर ग्राम पर केजी ऑफ सी वाटर में, जैसे 1 किलोग्राम अगर सी वाटर लेते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि 10.76 ग्राम क्या है, सोडियम का आयन है, 1.29 ग्राम मैग्नीशियम का आयन है, 0.41 ग्राम आप देख रहे हैं कैल्शियम का आयन है, 0.31 ग्राम पोटासियम का आयन है, और सबसे ज्यादा 19.35 ग्राम ये क्लोराइड का आयन है। ठीक है, और 2.71 ग्राम क्या है, सल्फेट आयन है, 0.14 ग्राम क्या है, बाइकार्बोनेट का आयन है। तो इतने तरह के आयंस आपको अलग करने होते हैं प्योर वाटर बनाने के लिए, है ना। प्योर वाटर अगर बनाना है तो इतने आयंस को आपको अलग करना होगा, इनको अलग से रखना होगा, और प्योर वाटर तब। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अभी भी पुराना प्रोसेस ही चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन, है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, तो आपको पता होगा,
जो भी सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे इसका वेपर फॉर्म बनता है। इस वेपर फॉर्म को हम लोग फिल्टर करके प्योर वाटर को गेन कर लेते हैं और उस प्योर वाटर को पीने लायक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें लोग बाहर से मिनरल्स ऐड कर देते हैं और वो ड्रिंकेबल वाटर बन जाता है। ठीक है, तो आपको इतने सारे चीज को अलग करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें से जो आवश्यक है उसको बाहर से हम लोग ऐड करके फिर से पी सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो डीसेलिनेशन वाला जो प्रोसेस हो रहा है, डीसेलिनेशन करने का मतलब वही वाटर में से सॉल्ट को अलग करना। डी का मतलब वही होता है, डीई मतलब रिमूवल। डीसेलिनेशन करने का मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्ट मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ सॉल्ट। कहाँ से? फ्रॉम, आप बोल सकते हो सी सॉल्ट, है ना, फ्रॉम सी सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो अभी जो टेक्निक चल रहा है, याद रखना है बाबू, अभी जो टेक्निक चल रहा है वो फ्रीजिंग का एक टेक्निक चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को डिस्टिलेस मतलब उसको वेपर फॉर्म नहीं बना रहे, उसको फ्रीज अप कर दे रहे हैं। जैसे वाटर मान लीजिए ये लिक्विड है ना, सॉल्यूशन वाला लिक्विड है, इसको हम जमा देंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो पानी तो क्या बन जाएगा, पानी तो बर्फ बन जाएगा और बाकी मिनरल्स जो है वो मिनरल्स फॉर्म में ही रहेंगे। तो बर्फ अलग कर लेना है, मिनरल्स अलग हो जाएगा। तो ये आसान तरीका होता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस को करने से हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी एनर्जी का जो खर्च है वो कम हो जा रहा है। एनर्जी का खर्च कम हो जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा एक मोल अगर मान लीजिए लिक्विड है, यानी पानी ही समझ लीजिए ना आप, एक मोल अगर पानी है, इस पानी से अगर हम लोग बर्फ बनाते हैं तो इसको पानी से बर्फ बनाने में कितना एनर्जी का खर्च होता है, इसका डेल्टा एच का वैल्यू होता है 6.01 किलो जूल के आसपास होता है पर मोल। कितना है ना। और जब कभी भी हम लोग किसी लिक्विड से अगर गैस बना रहे होते हैं तो इस लिक्विड से गैस बनाने में जो एंथैल्पी जो खर्च होती है, एनर्जी जो खर्च होती है, वो अप्रोक्स 41 किलो जूल पर मोल खर्च होता है। तो यानी इसके कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं 7 गुना ज्यादा एनर्जी लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि एनर्जी कम लग रहा है तो अभी हम लोग फ्रीजिंग वाला जो टेक्निक होता है वो ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी कहीं कंट्री में अगर डिसेलिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो फ्रीजिंग टेक्निक से हो रहा है। एक अलग से मेथड भी चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, तो उस पर भी काम चल रहा है ना, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन ये टेक्निक ज्यादा यूज किया जा रहा है, फ्रीजिंग वाला। ठीक है, तो आई होप दैट सभी बच्चों को आपको समझ में आया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलते हैं। ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ना, कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।